दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो दिल्ली के अंदर 2020 में हुआ था। दिल्ली के अंदर 2020 के अंदर फरवरी का महीना था, जहां 23/2/2020 से लेके 25/2/2020 तक दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, जिनको नॉर्थ ईस्ट रोड्स के नाम से जाना जाता है। इन दंगों में क्या क्या किया गया था? जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसको तोड़ फोड़ किया गया था, साथ में आगजनी की गई थी, प्रोवोकेटिव स्पीच दी गई थी, यानी उत्तेजनाजनक स्पीच दी गई थी, जहां पर ये लोगों को बार बार आग्रह किया गया था कि तुम सड़कों पर आओ, रोड्स को ब्लॉक करो। वुमेन्स को और चिल्ड्रन को खासकर अपील की गई थी कि आप सड़कों पे आइए और रोड्स को ब्लॉक कीजिए। उस समय एक्चुअली क्या हुआ था, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया के अंदर विजिट थी, जहां पर पब्लिकली यह दिखाने की कोशिश की गई थी, इंटरनेशनल लेवल पे यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि माइनॉरिटी के साथ इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और वहां पर कई जगह पर क्या क्या चीजें मिली, जैसे फायर आर्म, पेट्रोल बम, एसिड बोटल्स, स्टोन, वो सारे कहां पर मिले? जफराबाद, चांदबाग, गोकुलपुरी और शिव विहार। यहाँ पर ये चीजें जो इलीगल चीजें हैं वो वहां पर मिली। अब इसके बाद 751 टोटल एफआईआर लॉन्च की गई। इसके अंदर, इस इंसिडेंट के अंदर लगभग 53 लोग मारे गए थे। और जो अलग अलग ऑफेंस के अंदर, जो अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग जो एफआईआर में एक्ट मेंशन किए गए, वो भी अलग अलग एक्ट मेंशन किए गए। जो ये एफआईआर थी वो 59/2020 की एफआईआर है, जो कि क्राइम ब्रांच के द्वारा दर्ज की गई थी। इस एफआईआर के अकॉर्डिंग जो चीजें लगाई गई, सेक्शन लगाए गए आईपीसी के, मैं वो आपको बता रहा हूं कि सेक्शन 120B, 124A, 302, 207, 353, 186, 212, 395, 427, 435, 436, 452, 454, 109, 114, 147, 148, 149, 153A और 34 आईपीसी 8060। इसके अंदर कुछ सेक्शन बेलेबल है, कुछ सेक्शन नॉन बेलेबल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो बेलेबल है 207 बेलेबल है, 186 बेलेबल है, 212 बेलेबल है, 147 बेलेबल है, 148 बेलेबल है। और जो बाकी बचे हैं 124A, 302, 353, 395, 427, 435, 436, 452, 454, 149, 153, ये सारे के सारे नॉन बेलेबल है। और 120B, 109 और 114, जो ये आईपीसी का सेक्शन है, ये डिपेंड करता है कि नेचर किस तरह का हुआ है, वहां पर क्राइम किस तरह का हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये बेलेबल और नॉन बेलेबल बनते हैं। यानी कि 120B, 109 और 114, ये तीन सेक्शन ऐसे हैं जो नेचर ऑफ क्राइम पे डिपेंड करता है कि वो बेलेबल है बनेगा या नॉन बेलेबल बनेगा। फिर इसके बाद जो सेक्शन 3 और 4, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, यानी कि आपने किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म किया है, उनको नष्ट किया है और उस पर आगजनी की है, तो ये सेक्शन तब लगाए जाते हैं। और फिर आर्म एक्ट भी मेंशन किया गया दिल्ली रोड्स के अंदर, 25/27 आर्म्स एक्ट। और फिर इसके बाद यूएपी, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो एक्ट है वो है यूएपी। यूएपी का मतलब होता है कि जब आप किसी भी हमारे देश के अंदर हमारी यूनिटी को, इंटीग्रिटी को या सॉवरन को हार्म करते हो, या किस तरह का कोई दंगा करने की कोशिश करते हो जिनसे वो हार्म होती है हमारी यूनिटी या इंटीग्रिटी या सॉवरनिटी ऑफ इंडिया की, या कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा धक्का पहुंचाते हो, तब इस एक्ट के अकॉर्डिंग, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करते हो या टेररिस्ट फंड अरेंज करते हो कहीं से, कहीं कैंप चला रहे हो ऐसा, तो यूएपी का एक्ट लगता है। यूएपी का जो एक्ट लगा उसके अंदर जो सेक्शन थे, सेक्शन 13, इस सेक्शन 13 के अंदर कम से कम इसमें 7 साल की सजा है। 16 जो सेक्शन लग जाता है तो उसके अंदर डेथ और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की भी सजा है। और जो सेक्शन 17 है, 17 का मतलब क्या होता है कि फंड को रेज करना, कि आप किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए फंड को रेज कर रहे हो, यानी कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए आप फंड को रेज कर रहे हो और वहां पर उसको लगा रहे हो। और जो 18 सेक्शन है यूएपीए का, उसके अंदर क्या कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइज कैंप कर रहे हो टेररिस्ट का, ताकि आप एक ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर पाओ। तो यूएपी का एक्ट भी दिल्ली रोड्स के अंदर लगाया गया। इनकी इन्वेस्टिगेशन, इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो हमारी एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने की थी। और उसने एक रिपोर्ट सबमिट की अलग अलग तरह की, यानी कि चालान पेश किया, चार्जशीट पेश की। जो चार्जशीट पेश की है वो 3 तरह की चार्जशीट पेश की। कौन कौन सी? फर्स्ट नंबर पे जो चार्जशीट पेश की वो 13/9/2020 को, जिसके अंदर 15
आरोपी बनाए गए। फिर सेकंड जो चार्जशीट पेश की गई वो 22/11/2020 को, जिसके अंदर 3 एक्यूज बनाए गए, जिसके अंदर उमर खालिद को एक्यूज बनाया गया। जो नंबर 3 पे चार्जशीट पेश की गई वो 2 मार्च 2022 को, जिसके अंदर जो एनआईए ने क्या किया, सीसीटीवी जो भी फुटेज थी और जो फोरेंसिक वॉइस एग्जामिनेशन किया हुआ था, जो प्रूफ थे, एविडेंस थे, जो अमरावती महाराष्ट्र के अंदर जो उमर खालिद ने जो स्पीच दी थी उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस थे वो, और जो प्रॉपर्टी का जितना लॉस हुआ था, जितना भी दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था, उस प्रॉपर्टी के बारे में सारी डिटेल दी हुई थी, वो चार्जशीट नंबर 3 में पेश की गई। तो इस चीज को लेके उमर खालिद ने अपनी रेगुलर बेल कहां पर, जो कड़कड़डुमा की कोर्ट में अमिताभ रावत जी जज थे, उनकी वहां एडिशनल सेशन जज के रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया गया, जहां उनकी रेगुलर बेल को डिसमिस कर दिया गया। और डिसमिस करने के बाद फिर उमर खालिद ने इसकी अपील हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर लगाई, जहां पर हाई कोर्ट दिल्ली ने इसकी सुनवाई की। अब कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे मान लो इनमें से कुछ सेक्शन ऐसे हैं, आईपीसी के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको अगर इंप्लीमेंट किया जाता है, एफआईआर में लगाया जाता है, तो उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। वो सेक्शन है 124A, 153A, 109, 120B। ये 4 सेक्शन ये है। जब ये किसी भी ऑफेंस के अंदर लगाए जाते हैं तो उस ऑफेंस के अंदर पहले स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। यहाँ पर जब कड़कड़डुमा की कोर्ट में रेगुलर बेल कैंसिल हो गई, कैंसिल होने के बाद जब इसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट के अंदर यह, जब हाई कोर्ट के जज ने इसे देखा तो यह पाया कि ये प्राइमा फेसाई ट्रू केस है, जिसके बेस पर इनकी उमर खालिद की जो एक्यूज बनाए गए थे चार्जशीट नंबर 2 के अंदर, उनको बेल नहीं दी गई। यहाँ पर क्या गई, बेल रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद की बात और है, सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली पिछले कुछ समय पहले इस बेल एप्लीकेशन को लगाया गया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर की गई थी रेगुलर बेल के लिए। लेकिन वहां पर इनके जो एडवोकेट थे उमर खालिद के, उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन को वापसी ले लिया था। मे भी कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी वजह से उन्होंने वापसी ले ली थी। लेकिन जो 43D सबसेक्शन 5 है, यह एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आपको जो भी एक्यूज बनेगा इस सेक्शन यूएपी के एक्ट के अंदर, जो भी एक्यूज बनेगा वो बाहर से कोई भी अपना एविडेंस नहीं दे सकता। वो जो भी चार्जशीट में मेंशन होंगे, जो भी आरोप चार्जशीट में मेंशन होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग ट्रायल होगा और उन्हीं को देखा जाएगा। तो इस केस के अंदर जो भी घटना हुई उसमें उमर खालिद को अभी तक बेल नहीं मिल पाई है। यानी कि यूएपी का एक्ट जब लग जाता है तो उसमें बेल मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो चीजें हैं, वो बाहर से जो एक्यूज पर्सन है वो बाहर से कोई भी अपना प्रूफ या एविडेंस सबमिट नहीं करा सकता। इसलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी विड्रॉल कर ली गई थी बेल एप्लीकेशन, और हाई कोर्ट से इनकी रिजेक्ट हो गई थी, और सेशन कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई थी।